नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दीदी, न जाने मुझे इस बार इतनी अजीब सी बेचैनी क्यों लग रही है। वैसे तो पिछले 3 सालों से मेरी तबीयत खराब चल रही है, इतना इलाज भी चल रहा है, लेकिन इस बार आपसे मिलने का बड़ा मन कर रहा है। प्लीज़ दीदी, आप मुझसे मिलने आ जाइए ना। पता नहीं फिर कुदरत दोबारा मिलने दे या ना दे। सुनीता जी ने ऐसी निराशा भरी बातें जब अपनी बहन शोभा की सुनी तो उनका दिल भी पसीज गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाई और अपनी बहन शोभा के पास उससे मिलने चली गई, जो अपनी बहन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। सुनीता जी जैसे ही अपनी बहन शोभा के घर पहुंची, उन्होंने देखा वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उनके बच्चे उनकी सेवा और इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, परंतु न जाने शोभा की तबीयत में सुधार क्यों नहीं हो रहा। सुनीता जी ने लगभग 2 महीने तक अपनी बहन शोभा की सेवा किया, लेकिन उसको बचाना संभव न हो पाया और आखिरकार शोभा ने एक दिन दम तोड़ ही दिया। शोभा की मौत ने उनके बच्चों के साथ साथ सुनीता जी को भी निराश के समंदर में डुबो दिया था। सुनीता जी ने अपनी बहन की मृत्यु भोज से लेकर उनके बच्चों को सांत्वना देने तक के सारे काम निपटाकर लगभग 3 महीनों के बाद अपने घर वापस लौट रही थी। वह पहले से ही बहुत दुखी थी। अपनी बहन के चले जाने से वह टूट सी गई थी। उन्हें ऐसी आशा थी कि जैसे ही वह अपने घर पहुंचेंगी, उनका बेटा अजय उन्हें अपने गले से लगा लेगा और प्यार भरे शब्दों से उन्हें सांत्वना देगा कि माँ, जो होना था उसे तो कोई नहीं टाल सकता, लेकिन आप अब ज़्यादा चिंता न करें और हमारे साथ खुश रहने की कोशिश करें। वहीं बहू अनीता से यही अपेक्षा थी कि वह गर्मा गर्म चाय बनाकर देगी और प्यार भरे शब्द बोलेगी, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस हवेली नुमा घर, जिसे उन्होंने अपना खून पसीना एक करके बनाया था, उसका गेट खोलते ही अपना पहला कदम उस घर में रखा, तो वहाँ का नज़ारा देखते ही उनकी सांसें रुक गई। उनके घर के बगीचे में उनका सारा सामान बिखरा पड़ा था। उनके लगाए हुए फूलों के पास उनका सारा सामान पड़ा था, जैसे कि वह कचरा हो। उनके कपड़े, उनके जूते, उनके मर चुके पति के फोटोज, उनके बच्चों के बचपन के कागज, सब कुछ बिल्कुल कचरे की तरह। यह सब देखकर उनका पर्स उनके हाथ से गिर गया। वह बस हैरानी में वहीं खड़ी रह गई और तब तक उनकी बहू अनीता बाहर आई। अनीता ने एक नई ड्रेस पहनी थी, जो देखकर ही लग रहा था कि कम से कम 10,000 की होगी। उसके बाल सेट थे और उसका चेहरा का मेकअप बिल्कुल अच्छा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी किसी ब्यूटी पार्लर से आई हो, जबकि सुनीता जी ने अभी अभी अपनी बहन को खोया था। अनीता ने वही मीठी और झूठी आवाज में कहा, जिसे सुनकर सुनीता जी को गुस्सा आता था। ओ माँ जी, अच्छा हुआ आप आ गई। हमने सोचा कि घर की अच्छे से सफाई कर देते हैं। आपका वो सब पुराना सामान बहुत जगह घेर रहा था और बेकार भी था। सुनीता जी का दिल गुस्से से हिल रहा था। पुराना सामान? वो तो उनकी पूरी जिंदगी थी। उनके बच्चों की फोटोज, एल्बम थे, उनके जरूरी कागज थे, इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती। अनीता ने हाथ हिलाकर उन्हें रुकने को कहा। हाँ हाँ, मुझे मालूम है, पर हमें आपके कमरे में जगह चाहिए थी। हम उसे नए बच्चे का कमरा बनाने वाले हैं। अजय ने आपको बताया नहीं? मैं 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ। यह बात सुनकर सुनीता जी को पेट में एक जोर की चोट लगी। प्रेग्नेंट? और उन्हें यह बात तब पता चली जब उनका सामान बाहर फेंका जा चुका है। सुनीता जी ने हिम्मत करके अजय से बात करने को कहा, पर अनीता ने बोला कि वह ऑफिस में है और लेट से आएगा। फिर अनीता ने वही परेशान करने वाला अपनापन दिखाया और उनका हाथ पकड़कर घर के पीछे ले गई। वहाँ एक छोटा सा स्टोर रूम था, वो कमरा जहाँ वह सीमेंट और टूल्स रखते थे। अनीता ने दरवाजा खोला और कहा, क्या आप इस कमरे में रह सकती हैं? हमने इसे थोड़ा सा साफ कर दिया है और एक पलंग भी लगा दिया है। थोड़ा छोटा है पर ठीक है, बस आपको शांति से रहना पड़ेगा। आप जानती हैं ना, एक नए बच्चे के लिए कोई टेंशन नहीं चाहिए। सुनीता जी ने वो कमरा देखा। शायद 6 बाई 6 फीट का था। उसमें
गीली मिट्टी की बदबू थी और खिड़की एक अंधेरी गली की तरफ खुलती थी। उस पलंग पर एक पतला गंदा सा गद्दा था। उनके अंदर कुछ टूट गया, पर उसी पल कुछ गहरा और तेज आग की तरह जल उठा। अनीता अभी भी मुस्कुराकर खड़ी थी, सोच रही थी कि माँ उसे थैंक यू बोलेंगी। सुनीता जी ने एक लंबी सांस ली। सुनीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ये सफाई करने का टाइम है। हर उस चीज की सफाई जो अब मेरे काम की नहीं रही। अनीता की हंसी एक पल के लिए रुक गई। सुनीता जी ने अपना मोबाइल फोन निकाला और कई सालों से सेव किया हुआ नंबर डायल किया। उनके वकील एडवोकेट सिन्हा जी का। आप क्या कर रही हैं माँ? अनीता ने अब झूठी मिठास छोड़ दी थी। सफाई कर रही हूँ, सुनीता जी ने जवाब दिया। वही जैसा तुमने कहा था। जब फोन बज रहा था, सुनीता जी ने सीधे अनीता की आंखों में देखा। 3 साल में पहली बार उन्होंने अपनी नजरें नहीं हटाई। उन्होंने वह घर बड़े प्यार से दिया था, पर अपनी इज्जत कभी नहीं दी थी। और अब अनीता को पता चलने वाला था कि इस घर में असली मालिक कौन है। वकील सिन्हा ने फोन उठाया। वो शोभा के आखिरी काम की वजह से थोड़े दुखी थे। वकील सिन्हा, मुझे कल सुबह बहुत जल्दी आपसे मिलना है, सुनीता जी ने कहा। अनीता के चेहरे से हंसी पूरी तरह से चली गई थी। सुनीता जी ने फोन रख दिया। अनीता ने गुस्से से अपने हाथ बांध लिए। मुझे नहीं मालूम आप क्या सोच रही हैं माँ, पर मैं आपको याद दिला दूं कि ये घर अजय का है और मैं उसकी पत्नी हूँ। अगर आपको यहाँ रुकना है तो आपको हमारे नियम मानने पड़ेंगे। सुनीता जी को गुस्सा आया कि वो जोर से बोल दें कि उन्होंने ये घर 40 साल तक दूसरे लोगों का बाथरूम साफ करके खरीदा था, पर उन्होंने शांत रहना ही अच्छा समझा। उन्होंने अपनी 67 साल की जिंदगी में ये सीख लिया था कि बिना ताकत के बोलने से सिर्फ शोर ही होता है। ठीक है, उन्होंने शांति से जवाब दिया। मैं स्टोर रूम में रुक जाऊंगी। अनीता हैरान हो गई। शायद वो लड़ाई या रोना धोना सोच रही थी। ओह, बहुत अच्छा, मुझे खुशी है कि आप समझ गई। अनीता ने थोड़ा ज्यादा हिम्मत से कहा। और सुनिए, फ्रिज में आपके लिए कोई जगह नहीं है, तो आपको अपना खाना खुद खरीदना पड़ेगा और अपने कमरे में रखना होगा। हम किचन साथ में यूज नहीं कर सकते। डॉक्टर ने बोला है कि टेंशन से दूर रहना है। सुनीता जी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अनीता इतराती हुई अंदर चली गई, जैसे उसने कोई लड़ाई जीत ली हो। सुनीता जी उस छोटे से कमरे में अकेली रह गई। उन्होंने दरवाजा बंद किया और तब, सिर्फ तब, उन्होंने खुद को रोने दिया। वह अपनी बहन के लिए रोई, अपने मर चुके पति के लिए रोई, उस मजबूत और गर्व वाली औरत के लिए रोई जो वह कभी थी, और सबसे ज्यादा वह अपने बेटे अजय के लिए रोई, जिसने कभी उन्हें अपना सुपरस्टार कहा था। वो पलंग पर बैठ गई। दीवारों पर गीलेपन के निशान थे। तब उन्हें अपनी माँ की बात याद आई। बेटी, एक औरत इसलिए मजबूत नहीं होती कि उसके पास क्या है, वो इसलिए मजबूत होती है क्योंकि वो सब कुछ खोने के बाद भी दोबारा खड़ा होने की हिम्मत रखती है। उन्होंने आंसू पोंछे, अपना मोबाइल फोन निकाला और उस कमरे की बगीचे में पड़े अपने सामान की हर चीज की फोटो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि जिंदगी ने उन्हें सिखाया था कि सच्चाई को हमेशा सबूत चाहिए होता है। उस रात अजय 11 बजे के बाद घर आया। सुनीता जी ने अनीता की जोर से हंसी सुनी। उन्होंने इंतजार किया। उन्होंने सोचा कि वह आएगा, स्टोर रूम का दरवाजा बजाएगा, पूछेगा कि माँ आखिरी काम के बाद कैसी है। पर वो नहीं आया। रात के 12 बजे जब वह और इंतजार नहीं कर पाई तो वह नंगे पैरों से गलियारे में निकली। उन्होंने बड़े कमरे का दरवाजा हल्के से खटखटाया। अजय बेटा, मुझे तुमसे बात करनी है। दरवाजा थोड़ा सा खुला। अजय ने अपना चेहरा बाहर निकाला। वो थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। माँ, बहुत लेट हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? सुनीता जी की आवाज रोने लगी। अजय, इन्होंने मेरा सारा सामान बगीचे में फेंक दिया, मुझे स्टोर रूम में रहने को दे दिया, और तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि अनीता प्रेग्नेंट है। उसने नीचे देखा। माँ, मैं आपको बताने ही वाला था, पर आप तो शोभा मौसी के पास थी और मैंने अभी अभी अपनी बहन को खोया है। अजय, मैं वापस आ गई हूँ तो मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया जा रहा है। माँ, ये गुस्से की बात नहीं है। वो आंखें रगड़ते हुए बोला। हमें जगह चाहिए, बच्चा आने वाला है, चीजें बदलनी पड़ेगी। बदलना? सुनीता जी को यकीन नहीं हुआ। अजय,
मैंने ये घर खरीदा था, मैंने तुम्हें दिया था, ये सोचकर कि तुम मुझे यहाँ प्यार से रखोगे, हम परिवार की तरह रहेंगे। हम परिवार है माँ। पर अनीता को टेंशन हो रही है। प्रेग्नेंट होना मुश्किल है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे परेशान नहीं करना है। और मैं? सुनीता जी ने दुखी होकर पूछा। क्या मैं जरूरी नहीं हूँ? अजय ने लंबी सांस ली। ऑफ कोर्स माँ, आप जरूरी हैं, पर आपको समझना होगा, अनीता अब मेरी फैमिली है, मेरी पहली प्रायोरिटी। आपने ही हमें सिखाया था कि शादी के बाद पत्नी पहले आती है। हर बात एक चाकू की तरह लगी। ऐसे नहीं बेटे, उन्होंने धीरे से कहा। माँ प्लीज, हम थक गए हैं, हम कल बात करेंगे, कोशिश करो सब समझो। और उसने दरवाजा बंद कर दिया। सुनीता जी उस गलियारे में कांप रही थी। उनका बेटा, जिसे उन्होंने पाला था, जिसे पढ़ाया सिखाया था, उसने उनके सामने दरवाजा बंद कर दिया था। वो स्टोर रूम में एक भूत की तरह वापस चली आई। मगर अब वो रोई नहीं। उनके अंदर का दुख अब पक्के इरादे और चुपके वाले गुस्से में बदल चुका था। उन्हें मालूम था इस बात को ऐसे ही नहीं छोड़ना है। वो पलंग पर बैठ गई और साइड टेबल का ड्रॉअर खोला। उसमें एक पुरानी नोटबुक थी। जब उन्होंने अजय को घर दिया था, तब से उस घर के सब खर्चों का हिसाब उन्होंने उसमें लिख रखा था। जब उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए तो जो उन्होंने देखा उससे उनका खून जम गया। पर उन्हें अपनी पहली लड़ाई का हथियार भी मिल गया। रात के करीब 2 बज रहे थे। स्टोर रूम में सिर्फ एक टैप से टप टप पानी गिरने की आवाज आ रही थी। सुनीता जी हमेशा पैसों का हिसाब ठीक ठीक रखती थी, क्योंकि वह गरीबी में बड़ी हुई थी। उन्होंने अजय को सिर्फ इतना कहा था कि जरूरी खर्चों के बारे में बताते रहना। पहले साल अजय ने सब बिल्स दिखाए, पर अनीता से शादी के बाद सब कुछ चेंज हो गया था। अब उन्होंने कॉपी और बैंक के कागज, जिन्हें वो सिर्फ जरूरत के लिए रखती थी, उसको साथ में देखा। पिछले 8 महीनों में बहुत बड़ा पैसा ट्रांसफर हुआ था। अजय एक इंजीनियर था और अच्छे पैसे कमाता था, पर इतने बड़े ज्यादा खर्चों के लिए तो नहीं। उनके हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने बिल में जोड़ा 35 लाख लिविंग रूम को नया बनाने में खर्च हुए थे। उनका हर महीने का खर्च 3 से 5 लाख था, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। उन्होंने 35 लाख सिर्फ 8 महीने में खर्च कर दिए थे। तब उन्हें याद आया, जब उन्होंने अजय को घर दिया था तो एक सेविंग्स अकाउंट का यूज करने की परमिशन भी दी थी। उसमें उनके रिटायरमेंट और नौकरी छोड़ने पर मिले हुए लगभग 50 लाख रुपये थे। ये जरूरत के समय के लिए थे। कांपते हाथों से उन्होंने सेविंग्स अकाउंट का कागज निकाला। उनकी दुनिया टूट गई। 50 लाख में से सिर्फ 7 लाख बचे थे। 43 लाख रुपए गायब थे। 1 साल से भी कम टाइम में, और उन्हें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो अपनी बहन की देखभाल में बिजी थी। वो उठी, उनके पैर कांप रहे थे। अनीता और अजय ने उनका इस्तेमाल किया था, उन्हें शर्मिंदा किया था, और वो भी उनकी अपनी मेहनत की कमाई से। सुनीता जी चुपके से घर से बाहर निकली। वो गली में रहने वाली दुर्गा आंटी के घर तक चली गई। दुर्गा आंटी भी उनकी तरह ही अकेली विधवा थी और सुबह बिस्किट्स बनाकर बेचती थी। दुर्गा आंटी ने जल्दी से दरवाजा खोला। बेटी, इतनी सुबह सुबह आखिर किस काम से आई हो? आओ आओ। सुनीता जी दुर्गा आंटी की छोटी गरम किचन में बैठ गई। वहाँ ताजे आटे और कॉफी की खुशबू आती थी, वही खुशबू जो कभी उनके घर में से आती थी। उन्होंने दुर्गा आंटी को सब कुछ बता दिया। दुर्गा आंटी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटी, मैं तुमसे कहना तो नहीं चाहती थी जब तुम अपनी बीमार बहन के पास थी, पर हाँ, मैंने कुछ अजीब बातें देखी। क्या आंटी? अनीता नौकरी नहीं करती ना, पर वो हर 2 सप्ताह में नई कार बदलती है, कभी लाल कभी सफ़ेद। और जो बैग्स वो मॉल से लाती है ना, वो हजारों रुपए के होते हैं। और अजय, वो बहुत थका हुआ लगता है, बहुत पतला हो गया है। दुर्गा आंटी ने धीरे से आगे कहा, और 2 हफ्ते पहले जब तुम हरिद्वार में थी, मैंने उन्हें तुम्हारा पुराना फर्नीचर बेचते हुए देखा। वो अच्छी डिजाइन वाली लकड़ी का, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें दिया था। कुछ लोग ट्रक लेकर आए और अनीता हंस रही थी, पैसे गिन रही थी। सुनीता जी के हाथ से कॉफी का कप गिरकर टूट गया। वह फर्नीचर जो उनकी माँ ने उन्हें दिया था, 70 साल पुराना, जिसकी कीमत पैसे से ज्यादा
उनके परिवार की याद में थी और अनीता ने उसे कचरे की तरह बेच दिया। सुनीता जी को समझ में आ रहा था, अनीता उन्हें घर से निकाल नहीं रही थी, बल्कि उन्हें मिटा रही थी। उनका पास्ट, उनकी यादें, उनका होने का मतलब और उनका बेटा उसे यह सब करने दे रहा था। सूरज निकलने से पहले ही वह स्टोर रूम में वापस आ गई। बैंक के कागज उनकी गोद में थे। उन्होंने एक पक्का फैसला लिया था, अगर वह यह खेल खेलना चाहते हैं तो वह भी खेलेगी, पर अपने नियम पर, क्योंकि उन्हें एक बहुत जरूरी बात नहीं मालूम थी। वो घर अभी भी सुनीता जी के नाम पर था। अजय ने कभी कागजी काम नहीं करवाया था। सुनीता जी ने सिर्फ बोलकर रहने की इजाजत दी थी। सुबह 9 बजे सुनीता जी वकील सिन्हा के ऑफिस में थी। वो आखिरी काम वाली सबसे अच्छी काली साड़ी पहनकर आई थी। बाल कसकर बांधे हुए थे। उन्होंने सीख लिया था कि जब आप अपने हक के लिए लड़ने जाती हैं तो इज्जतदार दिखना बहुत जरूरी है। उन्होंने वकील सिन्हा को सब कुछ बताया, फोटोज, कॉपी, बैंक के कागज। वकील का चेहरा चिंता से गुस्से में बदल गया। सुनीता जी, ये बहुत बड़ी बात है, वकील सिन्हा ने कहा। उन्होंने घर के कागज देखे और फिर उनके चेहरे पर एक होशियार इंसान की मुस्कान आई। सुनीता जी, आप जानती हैं कि ये घर के कागज अभी भी पूरी तरह से आपके नाम पर हैं। अजय ने कभी असली मालिकाना हक चेंज किया ही नहीं था। तो इसका मतलब है कि आप जब चाहें उन्हें यहाँ रहने की इजाजत वापस ले सकती हैं। कानून के हिसाब से वो आपके किराएदार हैं, बिना किसी एग्रीमेंट के। घर आपका है। सुनीता जी के दिल में पहली बार उम्मीद जागी। और 43 लाख का क्या? वकील ने कागज देखे। ये पैसा आपकी साफ इजाजत के बिना निकाला गया है। कानूनी तौर पर यह परिवार में धोखा है। मैं अजय को जेल नहीं भेजना चाहती। सुनीता जी ने जल्दी से कहा, मैं बस इंसाफ चाहती हूँ। वकील सिन्हा ने कहा कि इंसाफ के लिए बात करने की ताकत चाहिए। उनका प्लान रेडी हो गया। पहले सब बैंक के पासवर्ड बदले जाएंगे। दूसरा, बेचे हुए फर्नीचर के साथ हर चीज की लिस्ट बनेगी और वो बिना इजाजत के बेचने की रिपोर्ट करेंगी। तीसरा, अजय को बताया जाएगा कि वो 30 दिन में घर छोड़ दे या फिर एक नया किराया एग्रीमेंट साइन करे। किराया अपने ही बेटे से? सुनीता जी हैरान रह गई थी। सुनीता जी, वकील सिन्हा ने कहा, आपके बेटे ने आपको घर से निकालकर स्टोर रूम में डाल दिया, आपका पैसा खर्च किया, आपकी माँ का फर्नीचर बेच दिया। क्या आपको सच में लगता है कि वो वहां बिना पैसे दिए रहने लायक है? सुनीता जी चुप हो गई। वकील सही थे। सुनीता जी ने वकील को बताया कि उनके पास एक और अपार्टमेंट है जो उनके पति का था, जिसका किराया अलग अकाउंट में आता है। अजय को इसके बारे में नहीं मालूम। वकील सिन्हा ने मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा, आप पैसे के मामले में आजाद हैं। आप अब अपना रास्ता खुद चूज कर सकती हैं। सुनीता जी ने आखिरी में कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहती हूँ कि वो सीखें कि अपनी माँ के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। वकील सिन्हा ने वार्निंग दी कि यह लड़ाई मुश्किल होगी, रोना, चिल्लाना, और अजय उन्हें बुरा महसूस करवाएगा। पर सुनीता जी ने मजबूती से कहा कि वो रेडी है। शाम 6 बजे सुनीता जी घर आई। उनके हाथ में 3 सामान की थैली थी। उन्होंने स्टोर रूम में खाना बनाने के लिए छोटा सा इलेक्ट्रिक ग्रिल और थोड़ा सा सामान खरीद लिया था। जैसे ही वह अंदर आई, बैठने वाले कमरे से आवाज आई। अनीता वहाँ पिंक ड्रेस में रेडी थी। उसके माँ पापा भी, मिस्टर और मिसेस वर्मा, वहाँ पहुंचे थे। अजय थोड़ा बेचैन सा लग रहा था। माँ, अनीता ने छोटी मीठी आवाज में कहा, अच्छा हुआ आप आ गई। मैंने परिवार का खाना बनाया है। मेरे माँ पापा हमारी हालत समझना चाहते हैं। सुनीता जी ने जल्दी से नमस्ते किया और स्टोर रूम की तरफ जाने लगी, पर अनीता ने उनका हाथ पकड़ लिया और उन्हें खाने की टेबल पर बैठने के लिए जोर दिया। वो टेबल जो उन्होंने 15 साल पहले पुरानी चीजों की मार्केट से खरीदी थी। अनीता के माँ पापा ने बातें शुरू की। मिस्टर वर्मा ने कहा कि कुछ गलतफहमियां हो गई हैं। मिसेस वर्मा ने तेज आवाज में कहा कि जवान लोगों को अपनी जगह चाहिए और बच्चा आने वाला है। मैं अलग जगह की जरूरत समझती हूँ। सुनीता जी ने आराम से कहा, लेकिन मैं ये नहीं समझती कि मेरा सामान बगीचे में क्यों फेंक दिया। अनीता ने नाटक करते हुए कहा, ओफो माँ जी, उसे भूल जाओ, वो तो बस छोटी सी गलती थी। मिसेस वर्मा ने असली बात पर आते हुए कहा, और आपकी उम्र में आपको सबके लिए चीजें आसान करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत अच्छे वृद्धाश्रम होते हैं जहां आपकी उम्र के लोग होते हैं। तो ये था इस खाने का असली कारण।
वो उन्हें ओल्ड एज होम भेजना चाहते थे। सुनीता जी ने अजय की तरफ देखा। वह चुपचाप खाना खा रहा था। अजय, तुम क्या सोचते हो? उसने ऊपर देखा। वह थका हुआ और खाली लग रहा था। माँ, मैं बस चाहता हूँ कि सब ठीक हो जाए। शांति हो, शांति। सुनीता जी ने दोबारा कहा, तुम मुझसे शांति मांग रहे हो, जबकि तुम लोग मुझे वृद्धाश्रम भेजने का प्लान बना रहे हो। मिसेस वर्मा ने तुरंत पैसे की दिक्कत पर बात शुरू कर दी। अनीता ने बताया कि बैंक के अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। कोई गड़बड़ नहीं है, सुनीता जी ने साफ आवाज में कहा। मैंने बस अपने अकाउंट्स के पासवर्ड बदल दिए हैं, जैसा मुझे पहले ही कर लेना चाहिए था। अनीता ने जोर से चम्मच गिरा दिया। देखा अजय, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी माँ अजीब अजीब हरकतें कर रही हैं। आपने ऐसा क्यों किया माँ? वो पैसा परिवार के लिए था, वो पैसा मेरा है। सुनीता जी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो पैसा मैंने 40 साल की मेहनत से बचाया था, जिसे तुमने मेरी इजाजत के बिना खर्च कर दिया। 8 महीनों में 43 लाख रुपये। क्या खरीदा तुमने अनीता? अनीता का चेहरा सफेद हो गया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत? मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैं अपने पैसों का हिसाब मांगू? तुमसे पूछूं कि मेरी माँ का फर्नीचर क्यों बेच दिया? तुमने मेरी बहन के आखिरी काम से आने पर मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया। क्यों किया? वो पैसा घर को ठीक करने के लिए था। अनीता जोर से बोली। ये घर पहले से ही बहुत कीमती है। सुनीता जी ने हर बात को जोर देकर कहा। और अब ये भी मेरा है। पूरी टेबल पर बिल्कुल शांति छा गई। अनीता ने डरते हुए आंखें झपकाई। क्या? जो तुमने सुना, ये घर मेरे नाम पर है। हमने कभी नए कागज नहीं बनवाए। अजय यहाँ मेरी इजाज़त से रह रहा है और मैं जब चाहूँ वो इजाज़त वापस ले सकती हूँ। अनीता के चेहरे से रंग उड़ गया। मिस्टर और मिसेस वर्मा घबराहट में एक दूसरे को देखने लगे। अजय ने अपना सर हाथों में छुपा लिया। नहीं, ये झूठ है, अनीता धीरे से बोली। अजय ने मुझे बताया था कि ये घर उसका है। उसने शादी से पहले कसम खाया था, तो उसने झूठ बोला था। सुनीता जी ने शांत आवाज में कहा। ये सच है कि ये घर कानून के हिसाब से मेरा है। अनीता अजय पर गुस्से से जानवर की तरह पलट गई। मुझे बताओ कि ये झूठ है। कहो कि ये पागल बूढ़ी औरत झूठ बोल रही है। अजय ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। सच है, उसने धीरे से कहा। मैंने कभी कागजी काम पूरा किया ही नहीं। अनीता समझ गई। उसने अजय से प्यार के लिए नहीं, घर के लिए शादी की थी। मिसेस वर्मा गुस्से में खड़ी हो गई। ये बिल्कुल गलत है। हम जा रहे हैं। मैं ये इल्जाम नहीं सहूंगी। ये इल्जाम नहीं है, ये सच्चाई है, सुनीता जी ने कहा। और मेरे पास सब कागज हैं ये दिखाने के लिए। मिस्टर वर्मा ने उनकी तरफ उंगली उठाई। आप एक बुरी माँ हैं। एक सच्ची माँ अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं करती। उन बातों से उन्हें दुख हुआ, पर सुनीता जी ने जवाब दिया। एक सच्ची माँ अपने बच्चों को इज्जत करना, चीज़ों की कीमत करना सिखाती है। अगर अजय ने नहीं सीखा तो ये उसकी गलती है, मेरी नहीं। सुनीता जी स्टोर रूम की तरफ चली गई। पीछे से उन्हें अनीता की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मिसेस वर्मा का चिल्लाना और अजय का सब कुछ शांत करने की कोशिश सुनाई दे रही थी। उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। ये उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल सामना था, पर जरूरी भी था। रात को 11 बजे अजय ने स्टोर रूम का दरवाज़ा जोर से खटखटाया। माँ, दरवाज़ा खोलो, हमें बात करनी है। सुनीता जी ने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ प्लीज़, अनीता बहुत दुखी है। डॉक्टर ने बोला है कि टेंशन नहीं लेनी है। मैं क्या करूँ? मैं आपके सामने घुटने टेक कर सॉरी बोलूँ? मुझे बताओ आप क्या चाहती हैं और मैं वही करूँगा, पर प्लीज़ हमसे घर मत छीनो। सुनीता जी ने दरवाज़ा जोर से खोल दिया। अजय बहुत परेशान हालत में था। उसकी आंखें लाल थी, शर्ट गंदी थी। सुनीता जी को पहली बार कोई तरस नहीं आया, सिर्फ गुस्सा आया। अजय, उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैंने तुम्हें यह घर प्यार से दिया था, अपना पैसा अच्छे दिल से दिया था, पर तुमने मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया, शर्मिंदा किया, चोरी की, झूठ बोला। और जब मैं बहन के आखिरी काम से आई तो तुमने मुझे सड़क पर फेंक दिया। वो अनीता की गलती थी, तुम्हें मालूम था। सुनीता जी की आवाज़ तेज हो गई। और तुमने कुछ नहीं किया। तुमने मेरे सामने दरवाज़ा बंद किया और कहा कि वो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी इंसान है। अजय उनके सामने घुटनों पर गिर गया। मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं डरपोक था, मैं डर गया था, मैं सबसे बुरा बेटा था, पर प्लीज़ हमें सड़क पर मत छोड़ो। सुनीता जी ने उसे देखा।
घुटनों पर रोने वाला ये उनका छोटा बच्चा नहीं था, ये बड़ा आदमी था जिसने गलत चुना और अब उसके नतीजे सहने थे। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगी, उन्होंने कहा, पर अब सब कुछ बहुत ज्यादा बदल जाएगा। कल तुम मेरे साथ वकील सिन्हा के ऑफिस में जाओगे और हम एक एग्रीमेंट साइन करेंगे। आप जो बोलेंगी मैं वही करूंगा माँ, और अनीता को मेरा हर पैसा वापस करना पड़ेगा। या तो वो पे करेगी या तुम, पर वो जरूर चुकाया जाएगा। अजय ने हारते हुए सिर हिला दिया। अब जाओ, मैं थक गई हूँ। जाने से पहले उसने दुख से उन्हें देखा। क्या आप मुझसे नफरत करती हैं माँ? नहीं अजय, उन्होंने दुखी से कहा। मैं तुमसे नफरत नहीं करती, पर मैं तुम्हें जानती नहीं। जिस बेटे को मैंने पाला था वो ऐसा कभी नहीं करता था। सुनीता जी ने दरवाजा बंद किया और पहली बार अच्छे से रोई। उन्होंने पहली छोटी लड़ाई जीती, पर बड़ी जंग अभी शुरू ही हुई थी। अगली सुबह अजय और सुनीता जी वकील के ऑफिस गए। अनीता भी उनके साथ चिपक कर आई। उसने काले चश्मे पहने थे और हाथ में टिश्यू पेपर रखा था। ड्रामा करने के लिए रेडी थी। वकील सिन्हा ने सीरियस आवाज में बात शुरू की। पहली बात, घर की हालत। उन्होंने घर के कागज की कॉपी टेबल पर रखी। आप देख सकती हैं, ये घर पूरा 100% सुनीता जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। कोई और मालिक नहीं है। अनीता ने चश्मा उतारकर फेंक दिया। ऐसा हो ही नहीं सकता। अजय ने मुझे बताया था कि ये घर उसका है। अनीता, अजय ने तुम्हें क्या बताया ये जरूरी नहीं है, वकील ने तेज आवाज में कहा। कानूनी सच ये है कि सुनीता जी अकेली मालिक हैं। अनीता का चेहरा पीला पड़ गया। उसने डरते हुए अजय से पूछा, क्या ये सच है? अजय ने सर नीचा कर लिया। हाँ? अनीता जोर से चिल्ला पड़ी। और तुम मुझे कब बताने वाले थे? तुमने मुझे कसम खाकर कहा था कि तुम्हारे पास घर है। वकील ने उन्हें शांत किया। दूसरी बात, बिना इजाजत के पैसे निकालना, 43 लाख की चोरी मैंने नहीं लिए। अजय ने अपना बचाव किया। मैंने तो बस अनीता को कार्ड यूज करने दिया था। कार्ड तुम्हारे नाम पर था। वकील ने कहा, तो कानूनी तौर पर तुम ही जिम्मेदार हो। अजय और अनीता आपस में लड़ने लगे। सुनीता जी को खुशी नहीं, सिर्फ दुख हुआ। बस उन्होंने मजबूत आवाज में कहा, मुझे इसकी फिक्र नहीं कि किसने खर्च किया। तुम दोनों जिम्मेदार हो और ये पैसा वापस किया जाएगा, एक एक पैसा। अजय ने कहा कि उनके पास 43 लाख रुपए नहीं है, तो तुम्हें वो पैसा छोटे छोटे हिस्सों में इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। वकील ने कहा तो अनीता जोर से नाटक करते हुए हंसी। हाँ, आप अपने ही बेटे से ब्याज लेंगे? मैं उस इंसान से ब्याज लूंगी जिसने मेरा पैसा चुराया। सुनीता जी ने जवाब दिया, वो मेरा रिटायरमेंट का पैसा था जो मैंने 40 साल ऑफिस के बाथरूम साफ करके कमाया था, और तुमने उसे घूमने और कपड़ों पर खर्च कर दिया। वकील सिन्हा ने तीसरी बात शुरू की। पुराने फर्नीचर को बिना इजाजत के बेच देना। कितने में बेचा तुमने? सुनीता जी ने दोबारा पूछा। 15,000 रुपये में। 15,000? सुनीता जी की माँ की दी हुई चीज, वो फर्नीचर 8 से 10 लाख से ज्यादा का था। वो खड़ी हो गई। क्यों बेचा? क्योंकि वो तुम्हें बेकार और पुराना फर्नीचर लगा, जैसे मैं तुम्हें बेकार और बूढ़ी औरत लगती हूँ। उन्होंने अपना फोन निकाला और वो फोटो दिखाई जो उन्होंने बगीचे में पड़े सामान की ली थी। अनीता का चेहरा उतर गया। मैंने सोचा था कि ये वो चीजें हैं जो आप इस्तेमाल नहीं करती, और तुमने बिना पूछे फेंक दिया जब मैं अपनी बहन का आखिरी काम करके आई थी। वकील सिन्हा, सुनीता जी वकील की तरफ मुड़ी। मुझे ये दोनों मेरे घर से बाहर चाहिए। इन्हें घर से निकालने का काम शुरू करो। नहीं माँ, अजय जोर से बोला। प्लीज, हम कहाँ जाएंगे? अनीता प्रेग्नेंट है। तुम्हें ये सब तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे साथ इतना बुरा बर्ताव किया। सुनीता जी को असली डर अनीता की आंखों में दिखा, और फिर उन्हें याद आया कि वो प्रेग्नेंट है और वो उनका नया पोता या पोती है। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ूंगी, सुनीता जी ने आखिरी में कहा। पर ध्यान से सुनो, तुम्हें किराया एग्रीमेंट साइन करना होगा। तुम हर महीने 18,000 रुपये किराया दोगे और 12,000 पुराने कर्ज का दोगे। पूरे 30,000 रुपये हर महीने अगले 3 साल तक। अगर तुमने एक भी पेमेंट छोड़ दिया तो मैं बिना किसी सवाल के तुम्हें निकाल दूंगी। 30,000? हम इतना पैसा नहीं दे पाएंगे, अजय ने कहा। तो अनीता नौकरी करेगी जैसे बाकी सब लोग करते हैं। मैं प्रेग्नेंट होते हुए भी फर्श साफ करती थी, तो मुझे कोई बहाना मत बताना। अनीता ने उन्हें घूर कर देखा। उसके चेहरे पर बहुत नफरत थी। आप पछताएंगी जब आपका पोता पोती होगा।
आप उससे मिल नहीं पाएंगी। आप अकेली दुखी होकर मरेंगी। अगर यही मेरी किस्मत है तो ठीक है, पर मैं दोबारा अपने ही घर में गुलाम नहीं बनूंगी। कागज साइन हो गए। अजय ने कांपते हाथों से साइन किया। अनीता ने न चाहते हुए भी किया। जब वह ऑफिस से निकले तो उन्होंने सुनीता जी से एक भी बात नहीं की। सुनीता जी ने ताजी हवा में सांस ली। वो जीत गई थी, पर जीता हुआ महसूस नहीं कर रही थी। उन्होंने घर जीत लिया था, पर अपना बेटा खो दिया था। 3 दिन बाद सुनीता जी को स्टोर रूम में सीने में दर्द हुआ। वो छोटा सा हार्ट अटैक था। दुर्गा आंटी ने उन्हें बेहोश पाया और एम्बुलेंस को फोन किया। जब वह हॉस्पिटल के बेड पर जागी, नर्स ने बताया कि उन्हें दूसरे बच्चे नेहा और विकास, जो बहुत दूर रहते हैं, तुरंत प्लेन पकड़कर आ गए हैं। अजय, नर्स ने रुकते हुए कहा, आपके बेटे अजय को 7 घंटे पहले बताया गया था, वह नहीं आए। उन बातों से उन्हें हार्ट अटैक से ज्यादा दुख हुआ। नेहा और विकास अंदर आए। नेहा जो वकील थी और विकास जो इंजीनियर था, दोनों रो रहे थे। उन्होंने सब कुछ बताया। बगीचे में सामान, स्टोर रूम, अनीता, चोरी, फर्नीचर की सेल। उनकी आंखों में डर और गुस्सा था। अजय ने यह सब किया? नेहा जोर से बोली, मैं उसे मार डालूंगी। विकास, रुक जाओ, उन्होंने उन्हें रोका। नेहा और विकास ने कोशिश की, पर अजय ने फोन नहीं उठाया। माँ, जब आप यहाँ से ठीक होंगी, आप मेरे साथ डेनवर जाएंगी। नेहा ने पक्के से कहा, नहीं, मैं बोझ नहीं बनना चाहती। सुनीता जी ने कहा, आप बोझ नहीं है माँ। नेहा जोर से बोली, आप हमारी माँ हैं। आपने हमारे लिए सब कुछ किया। अब हमारी बारी है आपका ख्याल रखने की। विकास ने कहा, अच्छी पत्नी पति को माँ और परिवार छोड़ने को नहीं कहती। वह सबको जोड़ती है, तोड़ती नहीं। उन बातों ने सुनीता जी को रुला दिया। डॉक्टर ने कहा कि टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया। उन्हें अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव चाहिए, इलाज चाहिए और ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें संभाले, न कि तोड़े। और सबसे बड़ी टेंशन उनका सबसे बड़ा बेटा और उसकी हालत है। डॉक्टर ने इलाज के लिए उन्हें 3 महीनों तक अजय से बात बंद करने को कहा। सुनीता जी ने यह बात मान ली। उन्हें बुरा महसूस किए बिना सीमा बनाने की इजाजत मिल गई थी। नेहा ने उन्हें उनके पति के छोटे अपार्टमेंट में शिफ्ट करवा दिया। वह छोटा आम सा कमरा था, पर शांत और साफ था। 1 हफ्ते बाद सुनीता जी छोटे से घर की छोटी बालकनी पर कॉफी पी रही थी। वकील सिन्हा का फोन आया। सुनीता जी, अजय ने पहली पेमेंट कर दी है, 30,000। अच्छा, और अनीता ने एक बड़े स्टोर रूम में परफ्यूम बेचने वाले की नौकरी ले ली है। सुनीता जी हल्का सा मुस्कुराई। अनीता, जिसने कभी काम नहीं किया, अब परफ्यूम बेच रही है। जिंदगी के सबक अजीब होते हैं। 3 दिन बाद जब सुनीता जी पौधे को पानी दे रही थी, दरवाजे पर जोर से नॉक हुआ। माँ, माँ, प्लीज, मुझे मालूम है आप अंदर हैं। अजय। उन्होंने दरवाजा थोड़ा सा खोला। अजय बहुत पतला दुबला हो चुका था। आंखों के नीचे काले घेरे थे। तुम्हें क्या चाहिए अजय? उन्होंने आम सी आवाज में पूछा। मुझे आपसे बात करनी है माँ, प्लीज। उनकी अच्छी सोच के खिलाफ उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अजय अंदर आया। उसने शर्म और पछतावे से कमरे को देखा। अच्छा है, उसने धीरे से कहा, छोटा है पर आरामदायक। ये वही है जो मैं तुम्हारे पिताजी की बिल्डिंग के किराए से ले सकती हूँ। अजय सोफा पर बैठा। माँ, मैं आपको बताने आया हूँ कि आप हर बात में ठीक थी। अनीता मेरी जिंदगी खराब कर रही है। जब से एग्रीमेंट साइन हुआ है और उसे नौकरी करनी पड़ रही है, वह बहुत गुस्से वाली हो गई है। तुमने उसे वह घर देने का वादा किया था जो तुम्हारा नहीं था। सुनीता जी ने बिना कोई भावना दिखाए कहा, मुझे माफ कर दो। वो हाथों में चेहरा छुपाकर बोला, मैं फंस गया हूँ। बच्चा आने वाला है। मैं तलाक नहीं ले सकता। क्या तुम यही बताने आए हो? अपनी शादी की परेशानियां रोने? नहीं, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। घुटनों पर। मेरा सामान फेंकने के लिए, स्टोर रूम के लिए, पैसे के लिए, दादी के फर्नीचर के लिए, आपके सामने दरवाजा बंद करने के लिए। अजय रोने लगा, पर सुनीता जी को हैरानी से कुछ महसूस नहीं हुआ। अजय, क्या अनीता को मालूम है तुम यहाँ आए हो? नहीं, वह काम पर थी। अगर उसे पता चला तो वह पागल हो जाएगी। वह अभी भी गुस्से में है। कहती है कि आपने हमारी जिंदगी खराब कर दी। मैंने एक सीमा बनाई। सुनीता जी ने थोड़ा दुखी होकर हंसा। फर्क है, मैं समझता हूँ माँ, पर वो नहीं समझती। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वह बच्चे को मुझसे दूर करने की धमकी देती है। तो तलाक ले लो, सुनीता जी ने सीधे कहा।
मैं प्रेग्नेंट थी जब तुम्हारे पिता मर गए थे। मुझे अकेले ही आगे बढ़ना पड़ा। या तो तुम उसके साथ रहकर खुद को खराब करो या अलग होकर नई जिंदगी बनाओ, पर तुम यहाँ आकर ये नहीं सोच सकते कि मैं तुम्हारी समस्या ठीक कर दूंगी। अजय बहुत देर तक शांत रहा। क्या आप मुझसे अब प्यार नहीं करती माँ? उसने बच्चे की तरह पूछा। मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगी अजय, तुम मेरे बेटे हो, पर मैं तुम पर विश्वास नहीं करती और मुझे नहीं मालूम कि मैं दोबारा कभी कर पाऊंगी या नहीं। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने मिन्नतें की। बड़े हो जाओ, सुनीता जी ने कहा। वह छोटा बच्चा बनना छोड़ दो जो सोचता है कि उसकी माँ सब कुछ ठीक कर देगी। एक बड़े आदमी की तरह फैसला लो। अजय उठा। वह हार चुका था। जाने से पहले उसने एक आखिरी सवाल किया। जब पैदा होगा क्या आप मिलने आएंगी? अगर तुम मुझे सच में बुलाओगे, अगर इज्जत से बर्ताव करोगे और अगर अनीता नाटक नहीं करेगी तो हाँ, मैं आऊंगी। शुक्रिया माँ। और वह चला गया। उस रात सुनीता जी सो नहीं पाई। क्या वह बहुत कठोर थी या वह बस अपना दिल बचा रही थी? रात के 2 बजे नेहा का फोन आया। उसने बताया कि अनीता की माँ मिसेस वर्मा ने उसे फोन किया था। वह सुनीता जी से बहुत जल्दी मिलना चाहती थी और उनके पास ऐसी जानकारी है जो सब कुछ बदल देगी। अगली दोपहर नेहा और सुनीता जी एक कॉफी शॉप में मिसेस वर्मा से मिली। मिसेस वर्मा बिल्कुल टूटी हुई सी लग रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने एक लिफाफा टेबल पर रखा। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटी की सच्चाई जानें। लिफाफे में कागज थे, क्रेडिट कार्ड के हिसाब, फोटोज, मैसेज। अनीता सिर्फ चालाक ही नहीं थी, वह बहुत बुरी भी थी। 23 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड का कर्ज। मेरी बेटी को खरीदारी की बुरी आदत है, मिसेस वर्मा ने रोते हुए बताया। मैंने और उसके पापा ने 5 बार उसका कर्ज चुकाया है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, मेरी बेटी ने प्रेग्नेंट होने के बारे में झूठ बोला है। मिसेस वर्मा ने दुखी आवाज में कहा। सुनीता जी की दुनिया ही रुक गई। क्या? मिसेस वर्मा ने डॉक्टर के कागज दिखाए। अनीता बच्चे पैदा नहीं कर सकती, यह सब धोखा है। उन्होंने अनीता और मिसेस वर्मा के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़े। अनीता मान रही थी कि वह प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, मां बनने वाले कपड़े खरीद रही है और इंटरनेट से झूठे पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट खरीद रही है। अनीता ने अजय से शादी सिर्फ उसके घर और पैसे के लिए की थी और वह धोखेबाज थी। मिसेस वर्मा ने कहा कि वह और 3 आदमियों को लूट चुकी है। वह यह सब इसलिए बता रही थी क्योंकि अनीता ने अब उनसे और 5 लाख रुपए मांगे थे झूठे टेस्ट के लिए और वह अब उसका साथ नहीं दे सकती थी। मुझे अजय को बताना पड़ेगा, सुनीता जी ने कहा। माँ, यह उसे बहुत दुखी कर देगा। नेहा ने चेतावनी दी। वह पहले से ही दुखी हो चुका है। सुनीता जी ने पक्के से कहा। कम से कम सच्चाई से वह नई शुरुआत कर सकता है। उसी शाम सुनीता जी ने अजय को फोन किया और अनीता को साथ लेकर छोटे घर में आने को कहा। जब वे दोनों आए, नेहा कागजों का फोल्डर लेकर खड़ी थी। मैं झूठ के बारे में बात कर रही हूँ, सुनीता जी ने अनीता को देखते हुए कहा। धोखे के बारे में? अनीता का चेहरा बदल गया। नेहा ने कागज निकालते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो अनीता, तुम कभी थी ही नहीं। तुमने अजय को घर लेने के लिए झूठ बोला। वहाँ बहुत ज्यादा शांति थी। अजय धीरे से सोफा से उठा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। क्या कहा तुमने? अनीता चिल्लाई कि उसकी माँ पागल है, जलन करती है, कागज झूठे हैं। नेहा ने डॉक्टर के सही कागज दिखाए। अनीता का पूरा नाम, बीमारी का नाम, कभी माँ नहीं बन सकना। अजय कांपते हाथों से फोन उठाकर अनीता के मैसेजेस पढ़ने लगा। उसका दिल टूट गया। अनीता घुटनों पर गिरकर रोने लगी कि वह अभी प्रेग्नेंट है तो अभी हॉस्पिटल चलते हैं। अजय जोर से बोला, और मेरे सामने टेस्ट होगा। अनीता रुक गई। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अजय ने दुखी आवाज में पूछा, मुझे सच बताओ। अनीता देर तक शांत रही और फिर धीरे से बोली, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं कभी नहीं थी। अजय ने अपने बाल खींचे। उसका दुख देखकर सुनीता जी बहुत दुखी हो गई। क्यों क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्योंकि मुझे घर चाहिए था, मुझे कर्ज से छुटकारा चाहिए था। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया। मैंने अपनी ही माँ को शर्मिंदा किया, अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, और सब एक झूठ की वजह से। अनीता ने सुनीता जी को देखा। ये आपकी गलती है, आपने सब कुछ खराब कर दिया। झूठ पर बनी खुशी सच्ची खुशी नहीं होती, वो बस एक धोखा होता है। अनीता चली गई।
अजय जमीन पर बैठकर छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। सुनीता जी उसके पास बैठ गई और उसे झप्पी दे दिया। मुझे माफ कर दो माँ, मैं बेवकूफ था। मैंने तुम्हें माफ कर दिया बेटे, उसी पल जब तुम सच्चाई ढूंढने आए थे। अगले दिन अजय ने तलाक के लिए कागज जमा कर दिए। सबूत इतना मजबूत था कि झूठी प्रेगनेंसी, धोखा, मिसेस वर्मा की बात, इसलिए तलाक जल्दी ही हो गया। अनीता ने दर्द के लिए लड़ने की कोशिश की, पर हर झूठ टूट गया। 2 महीने बाद अजय और सुनीता जी छोटे घर में कॉफी पी रहे थे। अजय बहुत पतला था, पर उसकी आंखों में सच्चाई दिख रही थी। माँ, मैंने अनीता से प्यार के लिए शादी नहीं की थी। मैंने डर की वजह से की थी। यह डर कि मैं अच्छा नहीं हूँ, कि मैं अकेला रह जाऊंगा। जब पापा मरे थे तब मैं 15 साल का था और मैंने आपको काम करते देखा था। मैं यह दिखाना चाहता था कि आपकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। उसके आंसू निकल आए, पर मैंने सब गलत किया। आपकी कुर्बानी का मान रखने के बजाय मैंने उसे रुला दिया। मैं आपसे कैसे माफी मांग सकता हूँ माँ? सुनीता जी उसके पास बैठ गई। अजय, हर कोई गलती कर सकता है, यह जरूरी नहीं तुमने गलती की। जरूरी यह है कि तुम उसके बाद क्या करते हो। तुमने अपनी गलती मानी, तुमने गंदे रिश्ते को खत्म किया, तुम अपनी जिंदगी दोबारा बना सकते हो। इसके लिए तुम्हें बहुत हिम्मत चाहिए। 6 महीने बाद राहुल ने हर महीने 30,000 का पैसा बिना चुके दे दिया। सुनीता जी अब अपने पुराने वाले घर में वापस आ गई थी। उन्होंने अपने किचन को नया बनवा दिया था और बगीचे को ठीक करवा दिया था।